A very good morning to all the students. My name is Professor Ankit, and today in this class we are going to study the role and responsibilities of a support worker. So this class will follow Sorrentino's Canadian textbook for personal support worker, and if you have the same book then it will be very easy for you to understand it. So firstly we will begin with chapter 1. So in chapter 1 we have the following objectives: describe the goal of the support worker, identify the role support workers play within the healthcare team, describe the main responsibilities of the support worker, differentiate between activities of daily living जिसको हम ADL बोलते हैं and इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग दैट इज़ IADL. तो इसका हम आगे क्लास के अंदर डिटेल में करेंगे कि क्या डिफरेंस है. डिस्टिंग्विश बिटवीन रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. तो कौन से कनाडा के अंदर रेगुलेटेड होते हैं और कौन से अनरेगुलेटेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं. डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सपोर्ट वर्कर और द वर्क. Describe the significance of having professional approach to support work. List the principles of client-centered care. Identify the things to consider when thinking critically and solving the problems. तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर करेंगे. So we will start with the introduction. सबसे पहले हम बात करेंगे सपोर्ट वर्कर की कि एक सपोर्ट वर्कर होता क्या है. So support worker provides care एंड असिस्टेंस. दो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. एक तो केयर अकॉर्डिंग टू द केयर प्लान, ठीक है जी, जो भी उनका केयर प्लान है जो डॉक्टर ने उनकी किसी भी तरह की मेडिकल इंस्टेंस के बाद उनको दिया है, उस केयर प्लान के अकॉर्डिंग वो केयर प्रोवाइड करेंगे. एंड असिस्टेंस टू क्लाइंट्स. अब यहाँ पे क्लाइंट्स क्या है? क्लाइंट वो लोग हैं जिसको हम कॉमनली पेशेंट बोल देते हैं, या फिर वो पर्सन जो पेशेंट नहीं है बट जिसको सर्विसेज चाहिए, सपोर्ट सर्विसेज चाहिए ऑफ एनी एज. ठीक है जी, एनी एज मतलब वो इन्फेंट भी हो सकता है, चाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है जी, ओल्ड एज का पर्सन भी हो सकता है, यंग एडल्ट भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी एज आ जाएगी. हु हैव डिफाइंड हेल्थ केयर नीड्स एंड हु रिक्वायर हेल्प विद देयर डेली एक्टिविटीज़ वेदर दे लिव इन अ फैसिलिटी और इन द कम्युनिटी. तो फैसिलिटी का मतलब या तो वो किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर है, किसी हॉस्पिटल के अंदर है, या किसी डे केयर के अंदर है, या फिर ऐसी कोई भी प्लेस के अंदर है, या फिर वो किसी कम्युनिटी के अंदर है, यानी कि अपनी कॉलोनी में, अपने घर में, अपने अपार्टमेंट में रहते हैं. तो सब तरह के लोग यहाँ पे कवर हो जाते हैं. क्लाइंट इज़ अ जनरल टर्म. तो यहाँ पे मैंने हमको पहले ही बताया था कि क्लाइंट की हम बात करेंगे. क्लाइंट क्या है? इज़ अ जनरल टर्म फॉर एनी पर्सन रिसीविंग केयर. जो भी कोई पर्सन है जो केयर ले रहा है, केयर वाली सर्विसेज अवेल कर रहा है, उसको क्लाइंट बोला जाता है. और सपोर्ट सर्विसेज इन अ कम्युनिटी सेटिंग सच एज अ हॉस्पिटल, पेशेंट, फैसिलिटी, रेजिडेंट एंड क्लाइंट्स इन द कम्युनिटी. तो ये सारी सेटिंग्स के अंदर जो भी पर्सन कोई सर्विसेज ले रहा है वो क्लाइंट होता है. द अल्टीमेट गोल ऑफ द सपोर्ट वर्कर. अब आया जी अल्टीमेट गोल. क्या होता है अल्टीमेट गोल ऑफ द सपोर्ट वर्कर? So the ultimate goal of the support worker is to improve the quality of life, नंबर 1, ऑफ द क्लाइंट एंड फैमिली. ठीक है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है. क्लाइंट और उसकी फैमिली दोनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है बाय ऑफरिंग क्लाइंट सेंटर्ड केयर. सो क्लाइंट सेंटर्ड केयर मतलब जो क्लाइंट को चाहिए. अगर डॉक्टर ने हेल्थ केयर के अंदर उसके प्लान के अंदर कुछ प्रिस्क्राइब किया तो वो वाली सर्विसेज, या फिर उसके अलावा अगर कोई और भी सर्विसेज है जो उसको चाहिए, जो क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. एंड सपोर्ट इन अ सेफ, ठीक है जी, सेफ होना चाहिए, काइंड, हम्बल मेथड होना चाहिए, सेंसिटिव, तो बहुत ही ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द नीड्स, जैसे वो क्लाइंट कह रहा है उसकी सेंसेस के अकॉर्डिंग, केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर. सो अंडरस्टैंडिंग मैनर के अंदर ये क्लाइंट को लगना चाहिए कि आप डेफिनेटली उसकी सपोर्ट के लिए हैं. उसको ये नहीं फील होना चाहिए कि आपके साथ अगर वो क्लाइंट है तो उसको कोई किसी तरह की फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है. ठीक है जी. सो नाउ विल मूव टू द सपोर्ट वर्क इन कनाडा. अब कनाडा के अंदर बात हो रही है. डेफिनेटली कनाडा के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड ड्यू टू द हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेवल्स वहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है. एंड ड्यू टू द कल्चर और यू कैन से द वर्क डिफरेंसेस और वर्क कल्चर की अकॉर्डिंग वहाँ पे जो ओल्ड एज है वहाँ पे बहुत कम लोग, बच्चे बहुत कम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. जनरली द एडल्ट्स प्रेफर टू मूव टू ओल्ड एज होम्स, या फिर वो अगर काफ़ी वेल ऑफ हैं, काफ़ी अमीर हैं, तो वो अपनी सर्विसेज घर पे ही अवेल कर देते हैं. तो इन दैट वे दे ऑलवेज गो फॉर सपोर्ट वर्क. तो इसीलिए कनाडा के अंदर सपोर्ट वर्क है बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे है.
द टर्म सपोर्ट वर्क रेफर्स टू द वर्कर हु प्रोवाइड्स पर्सनल केयर एंड सपोर्ट सर्विसेज। तो यहाँ पे एक वर्कर की बात हो रही है जो पर्सनल केयर और सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है उस क्लाइंट को। हाउएवर असिस्टेड लिविंग वर्कर, अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स बोली गई हैं जो टर्म्स क्या बताती हैं कि और कौन से नाम से इन लोगों को जाना जाता है। सो असिस्टेड लिविंग वर्कर हो गया, पर्सनल सपोर्ट वर्कर हो गया, पर्सनल अटेंडेंट हो गया, पेशेंट केयर असिस्टेंट हो गया, रेजिडेंट केयर एड हो गया, रेजिडेंट केयर अटेंडेंट हो गया, हेल्थ केयर एड, होम केयर अटेंडेंट, होम सपोर्ट वर्कर, नर्सिंग एड, नर्सिंग अटेंडेंट, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर और कॉन्टिन्यूइंग केयर असिस्टेंस अमंग अदर टाइटल्स। ठीक है, दूसरे सारे टाइटल्स के साथ इन टाइटल्स को भी यूज़ किया जाता है। दीज टाइटल्स मे बी यूज्ड इन योर प्रोविंस और टेरिटरी टू डिस्क्राइब सिमिलर बट नॉट ऑलवेज इक्वलेंट जॉब्स। तो पर्सनल सपोर्ट वर्कर की जो जॉब है उनके ये अलग अलग नाम होते हैं डिपेंडिंग ऑन द विच प्रोविंस और टेरिटरी यू आर इन। कनाडा के अंदर जिस टेरिटरी में हो उसके अकॉर्डिंग ये होगा। फॉर एग्जाम्पल इन ओंटारियो डेवलपमेंटल सर्विस वर्कर DSW जो होता है प्ले अ डिफरेंट रोल एंड फॉलो डिफरेंट एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स दैन पर्सनल सपोर्ट वर्कर एंड येट बोथ आर कंसिडर्ड टू बी द सपोर्ट वर्कर्स विद इन द हेल्थ केयर टीम। अब DSW और PSW दोनों अलग अलग हैं, उनकी एडुकेशन भी अलग है और उनका वर्किंग पैटर्न भी अलग है, अलग अलग सर्विसेज देते हैं पर दोनों ही हेल्थ केयर टीम के पार्ट ही कंसिडर होते हैं, दोनों को ही पर्सनल सपोर्ट वर्कर की कैटेगरी के अंदर ही लेके आएंगे। ठीक है, इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़, अब लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ की बात हो रही है। सपोर्ट वर्कर्स असिस्ट क्लाइंट्स विद कॉम्प्लेक्स हेल्थ चैलेंजेस। तो कॉम्प्लेक्स हेल्थ चैलेंजेस जनरली क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि कोई क्लाइंट है वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तो उसको सिंपल असिस्टेंस चाहिए। तो कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स हेल्थ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको डिमेंशिया है यानी कि भूलने की बीमारी है, तो उसको डील करने के लिए एक स्पेसिफिक पैटर्न, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। Support workers also provide comfort and end of life care to dying clients so that they can die with dignity. तो कनाडा के अंदर एक ऑप्शन है दैट मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग। अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जो सोच रहा है कि मुझे डेथ करनी है, अपनी खुद की डेथ लेनी है, एंड उसने निर्धारित किया कि मैं अपनी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, अगर उसको कोई पेन हो रहा है या वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, और उसने वो फैसला कर लिया कि मुझे मरना ही है, तो उस समय तक की अगर कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है हेल्थ केयर की, वो सारी हेल्थ केयर चीज़ें, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, वो सपोर्ट वर्कर के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। सो मूविंग फर्दर, सपोर्ट वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, यहाँ पे 6 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको अब हम डिटेल के अंदर भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली, support workers' general responsibilities, depending on the jurisdiction in which they work, can be grouped into 6 categories. तो यहाँ पे बात हो रही है 6 मेन कैटेगरीज की जिसके अंदर उनकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर हो जाती है। So we'll discuss. The first one is the personal care. Second one is the support for nurses and other health care providers. उसके बाद आ गया जी फैमिली सपोर्ट, फिर आ गया सोशल सपोर्ट, फिर आ गया हाउस कीपिंग और होम मैनेजमेंट, मतलब घर का ध्यान रखना है यहाँ पे। डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग एनी बेसिक असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन और एनी काइंड ऑफ हेल्थ केयर या केयर प्रोवाइडेड इन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड और चार्ट। यानी कि मतलब अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसकी कोई इंजरी है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, उसके बाद फॉलोअप के लिए कुछ टाइम के लिए, यानी कि 1 महीना 2 महीने के लिए उसको एक नीड चाहिए, केयर हेल्थ केयर चाहिए, असिस्टेंस चाहिए टू फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन। मतलब वो खुद से नहीं कर सकता, मान लो BP रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स नोट करनी है, या फिर उसके टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, या फिर कुछ मूवमेंट के पैरामीटर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं जो ऑब्जर्वेशंस है, या फिर कोई असेसमेंट है, तो ऐसी चीज़ें करनी है, वो भी इसी के अंदर कवर हो जाएंगी लास्ट में। सो अब हम इनको डिटेल के अंदर करते हैं। सबसे पहले आ गया जी पर्सनल केयर। तो पर्सनल केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आता है, इंक्लूड असिस्टिंग विद एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। तो ये यहाँ पे आपने टर्म याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ADL फुल फॉर्म क्या है, एक्टिविटीज़ ऑफ
डेली लिविंग, मतलब रोज़मर्रा की जो भी एक्टिविटीज़ है, उठना बैठना खाना पीना हाथ धोना, है ना, ऐसी ये सारी एक्टिविटीज़। दीज आर द सेल्फ केयर एक्शंस दैट पीपल परफॉर्म एवरी डे टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड टू फंक्शन इफेक्टिवली इन सोसाइटी। अब मान लो कोई उठा पेशेंट, है ना, या फिर क्लाइंट, तो सुबह उठ के उसने ब्रश करना है, तो इट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस, डेली लाइफ एक्टिविटी, जो कि उसको सोसाइटी के अंदर जा रहा है कि किसी के साथ किसी के सामने सांस लेगा तो उसको बुरी स्मेल आ सकती है ना, तो वहाँ पे सोसाइटी में खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए उसको ये एक्टिविटीज़ डेली लाइफ के लिए करनी ही करनी है। तो इनके अंदर जो कोई उनको हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं, ठीक है। सपोर्ट वर्कर्स हेल्प इन डेली एक्टिविटीज सच एज ईटिंग, बेदिंग, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग एंड टॉयलेटिंग, ठीक है ना। तो ये सारी कैटेगरीज, सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आ गई हैं। दे असिस्ट क्लाइंट्स विद लिमिटेड मोबिलिटी टू चेंज पोजिशंस और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। चेंज पोजिशंस, अपनी पोजिशन चेंज करनी है, बैठना, उठना, लेटना, या फिर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड ऑल्सो हेल्प प्रमोट द क्लाइंट्स सेफ्टी एंड फिजिकल कंफर्ट। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा क्लाइंट है जो बैठ तो सकता है खुद, बट उसको कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर बैठना नहीं आ रहा, खुद से नहीं हो पा रहा, है ना। मान लीजिए उसकी एलिमेंट ही ऐसी है, उसकी बैकबोन के अंदर कुछ ऐसा इशू है कि वो खुद बैठने के बाद भी उसको कुछ कुशनिंग सपोर्ट देनी पड़ेगी ताकि वो प्रॉपर पोस्चर में आ जाए जहाँ पे उसको दर्द ना हो और कंफर्ट उसका मैक्सिमम हो जाए। In community settings, support workers also assist clients with instrumental activities of daily living। तो यहाँ पे हमारी सेकंड टर्म आ जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। सो दिस इज IADL। पहले हमने किया था ADL, दैट इज एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। अब हमारे पास है IADL, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। इसके अंदर अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग क्या है। सो विच आर द कॉम्प्लेक्स एंड नेसेसरी स्किल्स नीडेड टू सक्सेसफुली लिव इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे आ जाती हैं कुछ कॉम्प्लेक्स और नेसेसरी स्किल्स। तो ये कौन सी होती हैं, देखो। दीज IADLs में इंक्लूड असिस्टिंग द क्लाइंट विद हैंडलिंग फाइनेंसेस। भाई कोई क्लाइंट है बहुत ओल्ड है, उसके पास कुछ पैसे भी तो है ना, तो उसको मैनेज करना है, कितने पैसे उसने विड्रॉ करने हैं, कितने पैसे उसने अपने पास रखने हैं, या कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम है उसमें इन्वेस्ट करने। तो फाइनेंसेस के रिलेटेड कोई भी उसको असिस्टेंस चाहिए तो वो भी यहाँ पे कवर की जाएगी। असिस्टिंग विद मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशंस, जो दवाइयाँ हैं क्लाइंट के पास, उनको कब खाना है, कितनी खानी है, कितनी स्टॉक के अंदर रखनी है, कौन सी ख़त्म होगी, कौन सी कब तक चलेगी, उनके रिलेटेड जो सर्विसेज हैं। अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन, अब आपका क्लाइंट है कहीं जाना चाहता है पर वो खुद नहीं जा सकता ड्यू टू हिज हेल्थ कंसिडरेशंस, तो अब आपने उसके लिए क्या करना है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करके देनी है, कोई टैक्सी, कैब, वट। शॉपिंग करने के लिए जाना, ग्रॉसरीज करने के लिए जाना है, लेजर के लिए कहीं घूमने जाना है, प्रिपेयरिंग मील्स, खाना बनाने में कोई हेल्प चाहिए, असिस्टिंग विद यूजिंग अ टेलीफोन और अदर कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे उसको ईमेल करनी है अपने किसी इशू के रिलेटेड, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई मेल करनी है, तो उस मेल करने के लिए आप उसको टाइपिंग में हेल्प करोगे। एंड डूइंग हाउस वर्क एंड बेसिक होम मेंटेनेंस। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि ये जो हमारे पास है IADL यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, इसके अंदर कौन सी सर्विसेज कवर होती हैं जो कि नॉन पर्सनल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब पर्सनल थी वो ईटिंग, बेदिंग, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग की थी सारी। यहाँ पे जो सर्विसेज है उसकी मेडिकेशन मैनेजमेंट होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगी, शॉपिंग, प्रिपेयरिंग मील्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ करना, या घर के कोई काम करना, या मैनेजिंग द फाइनेंसेस। तो इन चीज़ों के साथ जब वो चीज़ें रिलेट हो जाती हैं तो ये बन जाती है IADL। तो यहाँ पे हम बात करने लगे दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सपोर्ट फॉर नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। सपोर्ट वर्कर्स असिस्ट नर्सेज और अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स बाय फॉलोइंग द एस्टैब्लिश्ड केयर प्लान। जो भी उनके पास एस्टैब्लिश्ड केयर प्लान प्रोवाइड किया गया, उस केयर प्लान को फॉलो करके वो नर्सेज और अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, यहाँ पे डॉक्टर्स भी आ सकते हैं, फिजिशियंस भी आ सकते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको पता लग गया कि सपोर्ट वर्कर है जो पर्सनल सपोर्ट वर्कर, वो नर्सेज नहीं होते पर वो नर्सेज की हेल्प करते हैं फॉर ईच क्लाइंट। फॉर इंस्टेंस,
They may be required to clean equipment, measure and report vital signs. अब मान लो एक क्लाइंट है, उसका बॉडी टेम्परेचर नोट करना है, तो उसके लिए जो थर्मामीटर है उसको लेके आना, ठीक है, उसको सेट करना, मेक इट रेडी टू मेजर द टेम्परेचर। या फिर अगर आप मान लीजिए कि बॉडी वेट को मेजर करना है, तो उस मशीन को रेडी करना, कैलिब्रेट करना, ताकि उसको यूज़ किया जा सके। और असिस्ट विद सिंपल वूंड केयर, कहीं चोट लगी हुई है, उस चोट को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए एक प्रोसेस है जो नर्स फॉलो करेगा, पर उसके लिए इक्विपमेंट लेके आना, जो उसने मांगा है वो प्रोवाइड करना। या फिर जैसे उसने बोल दिया कि क्लाइंट के बॉडी पार्ट को हैंडल करना है, जैसे पैर पे चोट है तो उसको पैर को स्टेबल पकड़ के रखना है। तो ये सारे वर्क कौन करेगा? पर्सनल सपोर्ट वर्कर। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सपोर्ट वर्कर्स माइट ऑल्सो असिस्ट विद ऑक्सीजन थेरेपी, हीट और कोल्ड एप्लीकेशंस एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। तो कोई ऐसे केसेस है जहाँ पे उनकी लेग मूव करनी है, आर्म मूव करनी है, यानी कि जॉइंट में प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जांपल किसी की यहाँ पे कोहनी में चोट है, वो यहाँ पे इतनी ही मूव हो रही है, पर उसको पूरा मोशन देने के लिए क्या किया जाएगा? पर्सनल सपोर्ट वर्कर ही उसको हेल्प करेगा। कोल्ड एप्लीकेशन, कहीं पे गर्म, कहीं पे ठंडा बॉडी पैक लगा के उसको सूद करना है, या फिर ऑक्सीजन देनी है, कि किसी ऐसे टाइम के लिए उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, ताकि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो अच्छी हो सके, रिकवरी अच्छी हो सके। दे आर ऑफन द सुपरवाइजर्स आईज एंड ईयर्स। तो जो सुपरवाइज़र होता है, जो कि अगर नर्स है या फिर डॉक्टर है, तो उसकी आँख और कान होते हैं। मीनिंग दैट बिकॉज दे आर द पर्सन हु स्पेंड्स द मोस्ट टाइम, क्योंकि पर्सनल सपोर्ट वर्कर ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है क्लाइंट के साथ, वो बता सकता है ना। दे आर मोस्ट लाइकली टू ऑब्जर्व और हेयर थिंग्स दैट शुड बी रिपोर्टेड टू द सुपरवाइजर। अब मान लो क्लाइंट ने बोल दिया, इशारा कर दिया कि नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है या पेन कर रहा है, तो इस इशारे को पर्सनल सपोर्ट वर्कर ने समझ के नर्स को या फिर डॉक्टर को बताना है कि ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं इसमें क्लाइंट को पेन हो रहा है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ये ऐसी चीज़ें। हु मे बी ए नर्स और अनदर टाइप ऑफ हेल्थ केयर वर्कर। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद हम जाते हैं थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, दैट इज़ द फैमिली सपोर्ट। अब फैमिली सपोर्ट के अंदर हम देखते हैं क्या चीज़ आती है। इन मैनी फैसिलिटीज़ सपोर्ट वर्कर्स असिस्ट विद एडमिशंस एंड डिस्चार्ज। एडमिशन मतलब किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर आना, और डिस्चार्ज मीन्स वहाँ से वापस अपने घर जाना। ठीक है जी। इन मैनी फैसिलिटीज़ सपोर्ट वर्कर क्या करता है? हेल्प करते हैं एडमिशन करवाने में और डिस्चार्ज, बाय इंट्रोड्यूसिंग द client and family to the facility and helping the client unpack and settle it। अब मान लो क्लाइंट के फैमिली मेम्बर्स उसको डॉक्टर से हॉस्पिटल से लेने आए हैं, तो वहाँ पे वो इंट्रोडक्शन कराता है कि हाँ जी ये सही बंदे हैं, ये इसके ही रिलेटिव्स हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है इसको लेने आए हैं। एंड क्लाइंट को वहाँ से हॉस्पिटल में लेके आने से हॉस्पिटल से वापस लेके जाने तक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या सामान लेके जाना साथ में, या क्या क्या चीज़ों को कैसे कैसे सेटल करना, वो सारी चीज़ों को समझने और करने में हेल्प करता है। इन प्राइवेट होम्स, अब यहाँ पे घरों की बात आ गई। सपोर्ट वर्कर्स हेल्प फैमिलीज केयर फॉर लव्ड वंस हु आर लिविंग विद हेल्थ इश्यूज और नीड असिस्टेंस विद ADL, यानी कि डेली लिविंग जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्राइवेट होम्स के अंदर है, सपोर्ट वर्कर्स का क्या काम है? वो उनकी फैमिलीज़ को हेल्प करते हैं, ताकि वो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ये हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। वी विल मूव फर्दर। सम फैमिलीज़ में नीड हेल्प विद प्रिपेयरिंग मील्स। अब कुछ फैमिलीज़ को पता ही नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया कि लो सोडियम मील बनाना है, तो दे विल रिक्वायर सम असिस्टेंस, कोई पर्सन उनको बताए घर वालों को कि लो सोडियम डाइट कौन सी है। वहाँ पे वो सारी उन मील्स को प्रिपेयर करने में भी हेल्प करेगा सपोर्ट वर्कर। एंड डूइंग हाउस होल्ड कोर्स, तो घर के काम, अब फॉर एग्जांपल हाइजीन करना है परफॉर्म, अगर वूंड है तो वूंड हाइजीन परफॉर्म करना है, तो उसको करने के लिए प्रिपेयर करना, क्लाइंट को कैसे उठाना है, कैसे बैठाना है, वो सारी सर्विसेज भी वही सपोर्ट वर्कर करेगा। अदर फैमिलीज़ में नीड हेल्प विद चाइल्ड केयर। अभी कुछ फैमिलीज़ है जिनके अंदर चाइल्ड केयर चाहिए, तो वहाँ पे पर्सनल सपोर्ट वर्कर बच्चे को संभालने के लिए हेल्प करेगा। सपोर्ट वर्कर सर्विसेज ऑफन गिव फैमिली केयर गिवर्स अ ब्रेक फ्रॉम देयर ड्यूटीज़। तो फैमिली केयर गिवर्स हैं जो
उनको एक ब्रेक दे देते हैं कि कुछ टाइम के लिए जो सपोर्ट वर्कर है वो हेल्प करेंगे क्लाइंट को हैंडल करने में। इसलिए क्या होता है कि जो फैमिली केयर गिवर है उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है रिलैक्स करने का या फिर अपनी ड्यूटी चेंज करने का, ताकि क्लाइंट को प्रॉपर केयर मिलती रहे, हर टाइम सपोर्ट मिलती रहे और उनका काम भी हो जाए।